आइए आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 है, वो है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। कि टेरिटरी जो भारत की यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में हमें यहाँ पे विवरण मिलता है कि भारत है वो किस तरह का एक यूनियन है, किस तरह का एक संघ है, उसके बारे में बातचीत मिलती है। तो जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है, अनुच्छेद 1 है, उसके अंदर 3 क्लोज हैं। पहला क्लोज है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये हमें नेचर बताता है कि भारत के अंदर जो संघ है वो क्या है, तो कहेंगे ये संघ है, ये शासन प्रणाली है। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 1 का क्लोज 1 वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। इसके क्या मायने हैं? यहां पर भारत अर्थात इंडिया ये देश के नाम को बताता है। आपने भारत के बहुत सारे नाम सुने होंगे, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, ये बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक रूप से भारत के नाम को देखें तो केवल 2 ही नामों का वर्णन मिलता है। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात जो इंडिया है। अब यहां पर यह बात आई कि भारत को इंडिया क्यों कहा गया, इसका नाम इंडिया ही रख लेते या भारत ही रख लेते, 2 नाम रखने की क्यों आवश्यकता थी? तो देखिए, यहां पर भारत नाम रखने के पीछे जो मंतव्य था उसको जानने से पहले आप ये देखिए कि संविधान सभा में हिंदुस्तान नाम को लेकर कौन सी बातचीत हुई। तो जैसे ही कहा कि भाई भारत का नाम हम इसको हिंदुस्तान कहेंगे, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान। अब जरा नाम देखो, हिंदुओं के लिए स्थान, जबकि हम हमारे संविधान में क्या बता रहे हैं कि हम सॉवरेंट हैं, हम सरप्रभु राष्ट्र हैं और साथ में ही हम क्या हैं, सेक्युलर हैं। तो संप्रभु हैं तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं हम, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है कि हम कैसे हैं, सेक्युलर स्टेट हैं, मतलब पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी एक धर्म की ओर नहीं जाएंगे। अगर हिंदुस्तान नाम रखने का वजह हो जाता, हिंदुस्तान नाम रख देते, तो ये ऐसा होता कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि हम तो किसको अपना रहे थे, हम सेक्युलर को अपना रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हमने हिंदुस्तान जो नाम है रखने के लिए मना कर दिया कि हम हिंदुस्तान नहीं रखेंगे। पॉइंट अब आता है कि सर भारत क्यों रखा फिर, और 2 नाम क्यों रखे? तो मैंने कहा देखो, भारत इसलिए रखा कि भारत शब्द है वो भारत की जो पौराणिक या यूं कहें भारत की कल्चर को, भारत के इतिहास को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम भारत रखा गया। क्लियर पॉइंट? तो फिर इंडिया क्यों रखा गया? तो देखिए, जब ब्रिटिश कॉलोनी रहा करता था भारत, तो पूरे विश्व पटल पर भारत की पहचान एज ए इंडिया हुआ करती थी। तो विश्व पटल पर भारत की पहचान इंडिया के नाम से थी, इसलिए ऐसा कहा गया कि हम बोलेंगे इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, यह नाम इसका होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में हमारे राष्ट्र के किन 2 नामों का उल्लेख है, तो याद रखना, एक भारत, दूसरा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। पॉइंट क्लियर है? ओके। दूसरी बात यहां करें, लिखा है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इससे क्या मायने है? देखिए, आर्टिकल फर्स्ट का पहला क्लोज जिसमें बताता है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा। अब यहां बात करते हैं संघ से संबंधित बात की। तो यह देखो, जो संघ शब्द है, जो यूनियन है, वो हमारी शासन प्रणाली को दर्शाता है, हमारी गवर्नेंस सिस्टम को दर्शाता है कि हमारे यहां पे शासन किस तरह का होगा। यूनियन शब्द जब आया तो बड़े ही इसके ऊपर टिप्पणियां होने लगी कि भारत यूनियन कैसे हो सकता है। आप कनाडा को देखो तो कनाडा का एकात्मक संविधान आपको देखने को मिलेगा, वहां भी यूनियन लिखा है। दक्षिण अफ्रीका देखो तो वहां भी यूनियन का लिखा है। तो भारत उनसे अलग कैसे हुआ? तो अंबेडकर जी इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि देखिए, हमने जो संघ शब्द इस्तेमाल किया है वो किसी की कॉपी नहीं है। बात समझ में आई? हम फेडरल हैं, हम यूनियन नहीं है, हम क्या है, फेडरल हैं। तो यहां संघ शब्द को अगर आप समझेंगे तो वो शासन प्रणाली को दर्शाता है, और वो कहता है कि हमने जो संघ बनाया है उस संघ का मतलब ये है कि वो राज्यों के समझौते के तहत नहीं हुआ है। जैसे आप अमेरिका के लिए देखोगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके लिए देखोगे तो वहां भी कहा गया कि ये यूनियन है, बट वहां जो यूनियन है वो सिविल वॉर के बाद में जितने भी स्टेट थे उन सब ने मिलकर एक समझौता किया और कहा कि हम सबके लिए एक केंद्र होगा। तो अमेरिका के अंदर जो संघ शब्द है, जो यूनियन है, वो राज्यों के समझौतों के तहत है कि सब राज्यों ने मिलकर एक क्या बनाया, संघ बनाया। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। बात समझ में? भारत में कहा कि हम
जितने भी राज्य हैं उनका संघ जरूर है, लेकिन वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य हमारे हैं, राष्ट्र हमारा है, हमें किसी सिविल वॉर की आवश्यकता नहीं, हमारी आपसी सहमति से सब हम लोग एक जगह मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं। तो कहा उन्होंने कि जो संघ शब्द है वो हमारी शासन प्रणाली को दर्शाएगा, जिसके अंदर केंद्रीय सब कुछ नहीं रहेगा, कि सारी सत्ता का जो अधिकार, जो सारी पावर है वो एक जगह केंद्रित नहीं रहेंगी, केवल केंद्र के पास ही नहीं है। आपको पता है कि जैसे हम जो संसदीय प्रणाली देखते हैं केंद्र के अंदर, वही हमारे राज्यों के अंदर होती है। जैसे हमारी संसद होती है वैसे हमारे राज्यों के अंदर क्या होती हैं, विधानसभाएं होती हैं। सिस्टम आपको समझ में आता है। तो जो पावर केंद्र को हो, राज्यों को भी पावर है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और साथ में यहां जितने भी राज्य हैं उनको संघ को छोड़कर जाने का अधिकार नहीं है। वो संघ में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का जो ये आइडिया है संघ वाला, ये दुनिया से अलग है। ना हम किसी अमेरिका की कॉपी कर रहे हैं, ना कनाडा की कर रहे हैं, ना दक्षिण अफ्रीका की कर रहे हैं। हमारे हिसाब से अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब है कि राज्यों को तो हम परिवर्तित कर पाएंगे, जैसे हम आर्टिकल 2, 3 और पढ़ेंगे आगे तो उसमें समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के तो नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको डिसोल्व कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, या किसी एक बड़े राज्य को 2 राज्यों में तब्दील किया जा सकता है। ये तमाम चीजें की जा सकती हैं। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन हमारी जो संघ बना, हमारी जो यूनियन बनी है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। सीधी सरल भाषा में यह है कि राज्य संघ को छोड़कर अलग नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए राजस्थान, अब राजस्थान ये चाहे कि भाई मैं भारत में नहीं रहूं, भारत से अलग हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भारत के हिस्से हो, भारत में हो, आप ही भारत हो, सब मिलकर हम ही भारत हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए कहा गया कि भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य, बड़े राज्य से एक छोटा राज्य, ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन आप भारत से अलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर क्लोज 1 में जो 2 बातें लिखी हैं, भारत अर्थात इंडिया, इसका मतलब है ये देश के नाम को प्रदर्शित करता है, और राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये शासन प्रणाली को दर्शाता है। अब यहां संघ शब्द का मतलब है कि ये किसी राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। साथ में यहां पर संघात्मक जो हमारी शासन प्रणाली है, कि हम सब लोग एक संघ के रूप में कार्य करेंगे, कि केंद्र के ऊपर पूरे देश का ब्यौरा रहेगा और राज्य अपने क्षेत्र के अंदर उस चीज को संगठित रखने की कोशिश करेंगे, और जो सब के सब एक माला में पिरो दिए जाएंगे वो भारत का संघ होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 का क्लोज नंबर 2। वो कहता है राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में स्पेसिफाइड है। बात समझना, आपने कहा राज्यों का संघ होगा, इस बात से क्या ताल्लुकात है? तो इसको क्लोज नंबर 2 समझाता है कि राज्य और राज्यों के क्षेत्र कौन से होंगे। तो उन्होंने कहा वे तमाम होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड किए गए हैं, जो प्रथम अनुसूची के अंदर क्या है, बताए गए हैं। अब प्रथम अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 1956 से पहले की बात करें, आप देखेंगे तो जब मूल संविधान बन रहा था तो हमारे यहां पे राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। डी श्रेणी के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है वो आती थी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब लैंग्विस्टिक रूप से राज्यों का निर्माण हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, उसके बाद में जो आज वर्तमान के जो राज्य हम देखते हैं उन सबका नाम निर्दिष्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि राज्य क्षेत्र के अंदर, राज्य और राज्य क्षेत्र के अंदर कौन होंगे? तो इनका जो पहली अनुसूची में स्पेसिफाइड किए गए हैं, जिनका निर्देशन जो निर्दिष्ट किए गए हैं किसमें, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, जिनको स्पेसिफाइड किया गया है वो किसमें होंगे, राज्य और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल फर्स्ट का क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। तो देखिए राज्य क्षेत्र के अंदर राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। राजस्थान की जो बाउंड्रीज है, राजस्थान का जो एरिया है, जहां तक राजस्थान की सीमा लगती है वो भी भारत का हिस्सा है। पंजाब की जो सीमा लगती है, पंजाब का जो क्षेत्र है वो भी भारत का हिस्सा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली बात। दूसरी बात, पहली अनुसूची में जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनका जो क्षेत्र। तीसरी बात, अर्जित राज्य क्षेत्र जो एक्वायर किए गए हैं। तो देखिए भारत ने आजादी के बाद, देखो हम संप्रभु राष्ट्र हैं तो हम किसी राज्य को एक्वायर भी कर सकते हैं।
तो देखो, आजादी के बाद भारत में अगर आप देखोगे तो सिक्किम, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, इनको एक्वायर किया गया है। तो जो हम अर्जित करेंगे वो भी किस में आएंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो याद रखना, ये कई दफा आपसे पूछा जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं। तो याद रखना, राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। पहली अनुसूची में जितने भी यूनियन टेरिटरी निर्दिष्ट हैं उनका राज्य क्षेत्र है। तीसरी बात, जो हमने अर्जित किए हैं वो राज्य क्षेत्र है। अब एक खास बात है कि जो अर्जित राज्य हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है। तो देखिए, भारत सरकार कोई भी राज्य अर्जित करना चाहे तो वो अर्जित कर सकती है। उसके लिए संसद की किसी तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। देखो, सरकार और संसद का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सरकार वो है जो मेजोरिटी में है, जैसे अभी हम बात करें तो मोदी सरकार। संसद की बात करें तो संसद में सत्ता दल भी है और उसके विपक्ष भी हैं। लोकसभा, राज्यसभा दोनों हैं, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी दल के लोग बैठे हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां एक पॉइंट कहा गया है कि अगर भारत सरकार किसी राज्य को एक्वायर करना चाहे, किसी क्षेत्र को एक्वायर करना चाहे, तो उसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। और हमने देखा कि सिक्किम को हमने पहले यूं कहें एक शहर राज्य बनाया, उसके बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया। फिर गोवा की बात करें, फिर पौंडीचेरी की बात करें, दमन और दीव की बात करें, तो ये तमाम क्या थे? भारत सरकार द्वारा एक्वायर किए गए राज्य थे। तो यहां आपने आर्टिकल फर्स्ट को देखा। मैं एक बार छोटा सा रिकेप बता देता हूं आपको, देखते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट है, उसमें क्या बताया गया है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसमें 3 क्लोज हैं। पहले क्लोज में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत और इंडिया देश का नाम है, और राज्यों का संघ हमें यह बताता है कि हमारी शासन प्रणाली कैसे होगी। यहां सेकंड क्लोज की बात करें तो सेकंड क्लोज कहता है राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे। मतलब कि आपने कहा ना राज्यों का संघ होगा, तो ये राज्य और ये राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? तो उन्होंने कहा कि जो पहली शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, उसमें स्पेसिफाइड किए गए हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो देखो, मूल संविधान के अंदर 4 कैटेगरी के राज्य रखे गए थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद में वर्तमान राज्यों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड क्लोज के अंदर राज्य और राज्य क्षेत्रों के बाबत के बारे में बात की गई। अब थर्ड क्लोज है, उसको और क्लियर कर देता है कि राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, भारत का जहां पर अधिकार है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 3 बातें मोटी मोटी समझनी है। पहली, जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनका राज्य क्षेत्र है। दूसरा, पहली अनुसूची में जितने भी यूनियन टेरिटरी दर्शाई गई हैं उनका राज्य क्षेत्र है। और तीसरा पॉइंट कि अर्जित जो हमने एक्वायर किए हैं उन राज्यों का राज्य क्षेत्र है। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो एक्चुअल है क्या? तो कहेंगे राज्यों का राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में जितने भी यूटी दर्शाई गई, यूनियन टेरिटरी दर्शाई गई है, उनका राज्य क्षेत्र। और तीसरी बात कि जो हमने एक्वायर किए गए हैं स्टेट, उनका राज्य क्षेत्र। ये तमाम चीजें मिलकर भारत के राज्य क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।